के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। ये मेहमान हम सबके हैं। आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद पूरी दुनिया देखेगी। जी हां, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, यही लग रहा है कि भारत में इस वक्त विश्व का उत्सव जारी है, एक फेस्टिवल सा माहौल है। ये वक्त G20 के डिटेल्स पड़ताल का है। जी हां, तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जानते होंगे कि जब जंग होती है, जीत मिलती है, तो उस जीत पर हक हर सैनिक का होता है। उसकी बुनियाद में हर सैनिक का खून और पसीना होता है, लेकिन जीत का श्रेय सेनापति को मिलता है। तो G20 का आयोजन भी भारत के लिए युद्ध जैसा है। युद्ध में भारत को जीत मिलनी तय है, तो इसका हकदार हर भारतीय होगा। हीरो निस्संदेह प्रधानमंत्री मोदी होंगे, पर उससे पहले कुछ सवाल भी हैं। पहला सवाल आपके सामने, G20 से भारत को मिलेगा क्या? आज का जो दूसरा सवाल है, उस पर भी नजर डालिए, G20 से दुनिया को क्या मिलेगा? तीसरे सवाल में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि G20 भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और आज के चौथे सवाल में हम यह जानेंगे कि G20 के बाद भारत में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। तो G20 से जुड़े हर सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ चप्पे चप्पे से हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, जो खबर की हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, नब्ज को टटोलना बखूबी जानते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे G20 में भारत को क्या फायदा होगा। आशीष कुमार सिंह से दुनिया को होने वाले फायदे के बारे में बात होगी। नीरज पांडे से जानेंगे कि अब तक कौन कौन राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन देशों से भारत के ताल्लुकातों में कितना इजाफा होगा। जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, G20 की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक वो पहुंचाएंगे। कौन आया, क्या लाया, कहां रुकेगा, क्या खाएगा, क्या लेकर जाएगा, क्या देकर जाएगा, तमाम खबरों पर हमारी नजर है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, और अभी की बड़ी खबर G20 से जो जुड़ी हुई है। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू है। समिट में 19 देश के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 9 और देशों से गेस्ट के तौर पर उन्हें बुलाया गया है। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भी आज इस बैठक में शामिल, इस G20 की बैठक में शामिल होने वाले हैं। तैयारियां पूरी हैं। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली बिल्कुल सजी धजी नजर आ रही है। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, और पूरी दुनिया की निगाहें अभी देश की राजधानी दिल्ली की तरफ हैं। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 19 देशों के जो प्रमुख हैं वो आ रहे हैं। दिल्ली में G20 समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है, और हर खबर पूरी जानकारी विश्लेषण के साथ, तस्वीरों के साथ एबीपी न्यूज पर लगातार आप देखते रहेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, जो हमारा मंत्र है, उस मंत्र के साथ तमाम मेहमानों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। और यह समिट किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, इस समिट से हमें क्या मिलेगा, इस पर भी सभी की नजरें हैं। तो G20 का एजेंडा क्या है, जरा उस पर भी आप नजर डाल लीजिए। G20 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मेगा समिट है, मेगा शो है, लेकिन देखिए, समझिए जरा G20 का जो एजेंडा है, विकासशील देशों को आर्थिक मदद, विश्व बैंक और IMF में सुधार, क्रिप्टो करेंसी के लिए नए नियम, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा, रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक सामाजिक प्रभाव को लेकर भी बातचीत होगी। ये तमाम जो है, ये महत्वपूर्ण एजेंडा है, और यकीन मानिए पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने जा रहा है। और इसी लिहाज से भारत में होने वाली इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं। तमाम बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष भी आ रहे हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का पहुंचना, जाहिर तौर पर इसके तमाम मायने मतलब हैं। और पूरी दुनिया की निगाह इस लिहाज से भारत की तरफ है, क्योंकि आने वाली सदी जो है वो भारत का, ये कहा जा रहा है, और हम आर्थिक तौर पर भी मजबूत होने जा रहे हैं। हमारे साथ जो तमाम सहयोगी हैं, उनका मैं अब रुख करना चाहूंगा, एक एक करके उनसे जानेंगे, आज के एजेंडे पर बातचीत करेंगे। जैनेंद्र इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, G20 का जो एजेंडा है, किन मायनों में महत्वपूर्ण नजर आ रहा है? शायद जैनेंद्र से संपर्क नहीं हो पाया। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, G20 की बैठक दिल्ली में, पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली की ओर। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है अखिलेश, समझने वाली बात यह है कि G20 जो भारत की जो लीडरशिप है
खासतौर पर ग्लोबल साउथ की जो भारत की लीडरशिप है उसको एस्टेब्लिश करने जा रहा है। आप देखिए किस तरह से भारत एजेंडा तय कर रहा है। एक बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जा सकता है। ये भारत का पुश है और अफ्रीकन यूनियन का मतलब आप समझिए कि 55 देश इसका हिस्सा होंगे। भारत की वहां पर किस तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भारत की जो हिस्सेदारी कंटिजेंट में भारत की जो हिस्सेदारी होगी, उस महाद्वीप में जिस तरह से भारत अपने पैर पसारेगा, इसके जरिए वो एक बड़ा होगा। चीन का जो प्रभाव को कंटेन किया जाएगा जो अफ्रीका में है, वो एक बड़ा इसका एक टेकअवे होगा। और आप सोचिए कि मिडिल ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर की बात चल रही है उसको लेकर के भी इसमें अहम डेवलपमेंट होने वाले हैं। यूएई के प्रेसिडेंट यहां मौजूद हैं, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान वो यहां पर मौजूद हैं, यूएस भी शामिल है। और आप सोचिएगा कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर तैयार हो जाता है जो भारत की परिकल्पना है, तो मिडिल ईस्ट और भारत के बीच का जो ट्रेड है वहां भी चीन की दखलंदाजी पर बड़ी रोक लगने जा रही है। और इन सब के ऊपर जो होगा, मैंने आपसे जो पहले भी कहा कि ग्लोबल साउथ की जो भारत आवाज बनकर के उभर रहा है, विकासशील देशों का, G77 से जुड़े हुए देशों का, उनका जो नैरेटिव है वो भारत के जरिए स्थापित हो रहा है, भारत के जरिए तय हो रहा है। तो ये सारे जो टेकअवे इससे निकल करके आएंगे वो भारत की उभरती ताकत का प्रतीक बनकर के सामने आ रहे हैं। अखिलेश, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने अभिषेक किया है। मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा, हमारे बाकी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जानना यह चाहते होंगे कि भारत को क्या मिलेगा, अपने देश को इसका क्या फायदा होने जा रहा है, वो जानकारी आपके सामने है। इकोनॉमी को फायदा होता है, जाहिर तौर पर जब इस तरीके की बड़ी बैठक होती है तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे इसका सीधे तौर पर फायदा होता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी फायदा होगा, यानी इसके जो फायदे होने जा रहे हैं दूरगामी भी इसके असर होंगे। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। यह जो बैठक हो रही है जिसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिस तरीके के समझौते होंगे, फंडिंग गैप कम करने पर भी जोर रहेगा। भारत की कूटनीति का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। यानी कि आप देख रहे हैं डिप्लोमेसी में कैसे भारत की दखल हो रही है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। अंतरिक्ष तकनीक की पूछ बढ़ेगी। आपको पता है कि अंतरिक्ष की दुनिया में कितनी बड़ी लंबी छलांग हम लगा चुके हैं चंद्रयान 3 से। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में हमें मदद मिलेगी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री का सपना है। उस तरफ हम तेजी से बढ़ सकते हैं। सीधे मैं आशीष कुमार सिंह के पास ही आपको लिए चलता हूं। आशीष, जो बात बार बार कही जाती है कि आने वाला समय भारत का है, क्या यह माना जाए कि यह G20 उसी की दस्तक है? निश्चित तौर पर आप देखें, जो बात अभिषेक कह रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। डेवलपिंग नेशंस का एक स्ट्रांग वॉइस बन करके भारत इस G20 के माध्यम से दुनिया के पटल पर होगा, ग्लोबल ऑर्डर में होगा। और एक तरह से जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं और जो सदर्न कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, इसके बीच का एक बहुत ही मजबूत ब्रिज का काम करेगा। आप देखिए, ये G20 की अध्यक्षता भले ही रूटीन है अखिलेश, लेकिन ये ऐसे वक्त पर भारत को मिल रही है जबकि जो दुनिया है वो फ्रैक्चर्ड है। इट्स अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। यूक्रेन और रशिया वॉर से खेमेबाजी हो रही है पूरी दुनिया में। एक तरह से एक बड़ा मौका दे रहा है भारत इन तमाम देशों को, इतनी बड़ी मेज़बानी और इतने ग्रैंड स्केल पे करके, जहां पर ये तमाम नेता और तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। एक मीटिंग ऑफ माइंड्स हो सकता है किस तरह से पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। तो हर लिहाज से हम देखें, चाहे वो ट्रेड, इकॉनमी, तमाम दूसरे सेक्टर्स एंड जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा हूँ, उस लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा और बहुत पाइवटल रोल मुझे लगता है प्ले कर सकता है। जहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ नहीं आ रहे हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। चीन के प्रीमियर यहाँ पर मौजूद होंगे, रशियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पहुँच चुके हैं। तो जो कुछ भी इस G20 की बैठक में स्पिरिट निकल के आता है, उससे पीस इस्टेब्लिश करने और ग्रैंड स्केल पे भारत की पोजीशन को और भी ज़्यादा मुखर तरीके से, खास करके डेवलपिंग नेशंस के एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग वॉइस के तौर पर भारत अपने आप को इस G20 की अध्यक्षता के माध्यम से प्लेस कर सकता है। देखिए अखिलेश, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। ये ज़रूर कह दिया जाता है बड़े रूटीन फॉर्मेट में कि ये तो रूटीन है, हर किसी के पास अध्यक्षता जाती है, लेकिन अगर भारत के पास आई है और भारत उसमें अपना पूरा दमखम दिखा रहा है और इतने बड़े स्केल पे कर रहा है, तो ये तो हमारी रुचि है। हम कुछ चीजें एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है भारत का रोल। जी आशीष, मैं दोबारा भी लौटूंगा आपके पास। दरअसल भारत के लिए अगले 60 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप समझिए, शाम 7 बजे तक बाइडेन पहुंचने वाले हैं दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उनका स्वागत करेंगे और ITC मौर्या होटल में रुकेंगे राष्ट्रपति बाइडेन। बाइडेन से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं। यही नहीं, जापान के PM का भी दिल्ली में स्वागत। चीन के PM, UAE के राष्ट्रपति आज आएंगे।
तो लगातार बड़े मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली बिल्कुल तैयार है तमाम मेहमानों के स्वागत के लिए, और हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसका भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इजहार किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें जो आपके सामने, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से लेकर इटली की पीएम हो, शेख हसीना हो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, इसके अलावा आप देख रहे हैं और तमाम मेहमान जो आ रहे हैं उनके आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। WTO की महानिदेशक से लेकर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी, और इसके अलावा आपके सामने दो और जो तस्वीरें हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के जो मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये देखिए ये तस्वीरें आपके सामने जो अलग अलग हैं, और एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है इस घटनाक्रम पर। यह खास कवरेज लगातार जारी है, हम आपको बताते रहेंगे कौन आया, क्यों आया, क्या उससे भारत को मिलने जा रहा है, G20 के मायने मतलब क्या है, और पूरी दुनिया के लिए यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली किसी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है मेहमानों के स्वागत के लिए। चारों तरफ अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, और G20 समिट में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष लगातार पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो बाइडन, मंत्री वीके सिंह उनका स्वागत करेंगे, और इन्हें रुकना है ITC बोरिया होटल में, दिल्ली में जो 5 सितारा होटल है। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, ये द ललित होटल में रुकेंगे। मंत्री राजीव चंद्रशेखर इनका स्वागत करेंगे। ऋषि सुनक, इनका स्वागत किया है मंत्री अश्विनी चौबे ने ताज पैलेस होटल में, ये रुक रहे हैं। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रों जो कि राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उनको रुकना है क्लेरिजेस होटल में, मंत्री अनुप्रिया पटेल उनका स्वागत कर रही हैं। ली कियांग प्रधानमंत्री हैं चीन के, मंत्री वीके सिंह उनका स्वागत कर रहे हैं, ताज पैलेस होटल में उन्हें रुकना है। इसके अलावा एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, मंत्री राजीव चंद्रशेखर इनका स्वागत कर रहे हैं इंपीरियल होटल में, इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। फूमियो किशिदा जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, अश्विनी चौबे इनका स्वागत कर रहे हैं द ललित होटल दिल्ली में, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं मंत्री नित्यानंद राय इनका स्वागत कर रहे हैं, और ताज पैलेस होटल में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। ये तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोआन, मंत्री शांतनु ठाकुर इनका स्वागत कर रहे हैं, ओबराय होटल में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यूएई के राष्ट्रपति ताज मानसिंह होटल में रुकेंगे, मंत्री नित्यानंद राय को इनके स्वागत की जिम्मेदारी दी गई थी। सीधे मैं आपको अब जैनेंद्र के पास लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, जरा माहौल तो दिखाइए, वहां क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको माहौल ही दिखाता हूँ, तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए भव्य भारत मंडपम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इस पूरे परिसर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अलग अलग जो एग्जीबिशन हॉल यानी प्रदर्शनी के हॉल हैं, उसमें एक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, एक हॉल जो है उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनी है। और ये जो एग्जीबिशन हॉल आप देख रहे हैं भारत मंडपम के ठीक बगल में, इसके अंदर भी लोकतंत्र, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, तो देश की जो एक लोकतांत्रिक यात्रा रही है उसको लेकर के प्रदर्शनी है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया की जो पहचान है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि दुनिया भर के जो मेहमान आ रहे हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वो भारत की संस्कृति को भी देखें, वो भारत जो जिस तरीके से तकनीक में भारत आगे बढ़ रहा है, खासतौर पर डिजिटल क्षेत्र में, उसमें जो भारत के हस्ताक्षर हैं वो भी देखे, और साथ में कला संस्कृति का भी जो है वो अपनी आंखों से देखे कि भारत में कितनी विविधता है और किस तरीके की कला संस्कृतियां यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में है। तो ये वो भारत मंडपम है जिसे कि बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जिसमें अगले 2 दिन यानी 9 तारीख और 10 तारीख को G20 की अहम बैठक होनी है। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, और ये बैठक इस भारत मंडपम में है। ऊपर से हम आपको टॉप फ्लोर की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जो असली नज़ारा और माहौल, ये नज़ारा है माहौल की जो बात आपने कही अखिलेश, माहौल नीचे है। जगह जगह पर जो है वो G20 के लोगों की बात कर लें, वसुधैव कुटुंबकम के स्लोगन की बात कर लें, और इसके अलावा भारत की जो फिर से जो सांस्कृतिक विविधता है, जो भौगोलिक विविधता है, उन तमाम चीज़ों को चित्रों के जरिए दर्शाया गया है। हम यहीं से हैं, फिर भी इतनी विविधता देख करके विस्मित हो जाते हैं। यकीन से कह सकता हूं, जो विदेशी मेहमान, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हो, राजनयिक हो या मीडिया कर्मी हो, वो सभी भारत की इस विविधता को देख करके निश्चित तौर पर विस्मित होंगे, और इस तरीके की भव्य तैयारी की गई है यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल जैनेंद्र, जो आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं उस पर दोबारा भी मैं लौटूंगा। हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी, उनके पास भी चलेंगे और जानेंगे कि ये जो बैठक हो रही है, जो समिट है, इसका एजेंडा किन मायनों में खास है और पूरी दुनिया को इस बैठक से क्या मिलने वाला है।
दिल्ली में विश्व उत्सव और इसी पर यह मेगा समिट, मेगा शो। आप एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज देख रहे हैं। G20 समिट पर अमेरिका का एक बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से बोली अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, भारत की मेजबानी बेहतरीन। मार्गरेट मैक्लॉयड ने यह भी कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है, उनकी प्रतिनिधि का यह बयान। भारत इस बार G20 की भव्य मेजबानी कर रहा है और इसमें शामिल होने के लिए तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं, नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लॉयड। उनसे बात करेंगे खासतौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद जी, हमारे स्टूडियो आई आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट बाइडेन भारत आने वाले हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बायलैटरल बैठक भी करेंगे और उसके एक रोज बाद वो 2 दिनों की G20 का शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें सभी नेता शिरकत करने वाले। मार्गरेट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि भारत की मेज़बानी आपको कैसी लग रही है? खुश हैं आप यहाँ आकर के? बहुत खुश है यहाँ आने के, और हम जाहिर देखते हैं कि भारत अपने G20 अध्यक्षता प्रेसिडेंसी पे अपना स्वाद डाला। हम इंडिया के बहुत डिवर्स कल्चर्स एक्सपीरियंस करने में बहुत खुश है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस कर काफ़ी रस्टी है मेरे गुजराती। एक जमाना हटा त्यारे हूँ गुजराती आवर्ती हती, पर अभी काफ़ी मुश्किल हो गए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की तरक्की की सराहना की है। आप कुछ कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप के बारे में? हाँ, जाहिर है कि वो ये G20 प्रेसिडेंसी बहुत सीरियसली टेक कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि हिंदुस्तान के स्वाद पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और आखिरकार इंडिया एक लोकतंत्र है, जैसे अमेरिका भी एक लोकतंत्र है, और जो भी इंडियन मतदान पसंद करेंगे, हम उनके साथ हम ताउन करने के लिए तैयार है। हम आपको भारत मंडपम ले चले नीरज के पास। उससे पहले आशीष, चूंकि आपने ये बातचीत की है, एक संकेत साफ तौर पर नजर आ रहा है कि G20 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है वर्ल्ड लीडर के तौर पर, वो और मजबूत और सशक्त होने वाला है। देखिए, ऑलरेडी बहुत मजबूत और बहुत सशक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश के 2014 के बाद से लेकर अब तक भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ऊंचा पहुंचाया है। G20 एक ऐसा मौका बन रहा है जबकि तमाम बड़े ताकतों को इकट्ठा ला करके इसको होस्ट कर रहा है भारत, तो निश्चित तौर पर और स्केल अप हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टेचर है ग्लोबल वर्ल्ड में और भी ज़्यादा मजबूत होगा। और जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि एक बहुत ही मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग नेशन के वॉइस के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को पेश कर सकते हैं। सिर्फ डेवलपिंग ही नहीं, दूसरा एस्पेक्ट भी मैं जैसा आपसे पहले कह रहा था कि एक दुनिया अभी जो है वो फ्रैक्चर्ड है। रशिया यूक्रेन वॉर इतना बड़ा है कि इसमें खेमेबाजी हो चुकी है। ऐसे में एक मौका प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनके विजन में, कि किसी तरह से आप देखिए 2-3 बार वो दोनों पक्षों के नेताओं से बात कर चुके हैं कि किसी तरह से शांति स्थापित हो। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं उसमें लार्जर रोल प्ले करके निश्चित तौर पर मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ग्लोबल पोजिशनिंग और साथ ही भारत की ग्लोबल पोजिशनिंग वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि 15 वर्ल्ड लीडर से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज अमेरिकी राष्ट्रपति से बायलैटरल टॉक उनकी होनी है। बांग्लादेश, मॉरिशस के लीडर से भी मुलाकात होगी और आज रात तक दिल्ली पहुंच रहे हैं 5 और राष्ट्राध्यक्ष। बांग्लादेश, मॉरिशस के लीडर से भी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। आइए सीधे मैं भारत मंडपम आपको लिए चलता हूं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, आप शायद भारत मंडपम के अंदर हैं, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए, क्या मिनी इंडिया का एक स्वरूप वहां देख पा रहे हैं आप? देखिए अखिलेश, पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दूंगा जो आपने कहा था कि भारत कैसे अब अलग पोजीशन पे आ रहा है। ये इसलिए कि 90 के दशक तक भारत जादू टोना वाला देश माना जाता था, लेकिन अब उसकी ताकत का एहसास इससे आप कर सकते हैं कि मेरे पीछे जो फ्लैग हैं इनको देखिए। भारत ही नहीं, भारत के साथ दुनिया के तमाम वो ताकतवर देश हैं जिनके फ्लैग दिखाई पड़ रहे हैं। ये भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आशीष की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आशीष की बात को आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि आशीष ने जो कहा कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को बहुत मजबूत किया, इसमें कोई शक नहीं। ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत करने के साथ साथ अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी छवि को बदल सके, दिखा सके कि हम अब वो भारत नहीं रह गए। उसका एक नमूना देखिए कि कभी भारत को लोग डिजिटली नहीं मानते थे, लेकिन अब उसकी डिजिटली पोजीशनिंग देखिए कि आप अगर ऐसे क्लिक करेंगे,
इस पूरे जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का हिस्सा है, इसकी एक एक पोजीशन को आप देख सकते हैं केवल इस स्क्रीन के जरिए कि कहाँ पे कौन है। अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे आप, हॉल नंबर 5 से हॉल नंबर 3 में अगर जाना है तो आप कैसे जाएंगे। ये बताता है कि भारत की पोजीशन अब कैसी हो गई, भारत की स्थिति कैसी हो गई। ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का हॉल है। आप देखिए, मैंने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं देश में, बाहर, इधर उधर, लेकिन अब तक का मुझे नहीं लगता कि इतना अत्याधुनिक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े आयोजन में इस तरह का बनाया गया हो, जहां 1500 से ज़्यादा वर्क स्टेशन है, 500 से ज़्यादा ऐसे डिजिटल स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें आप बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ करीब 40 ऐसे डिजिटल मैपिंग कियोस्क लगाए गए हैं जिनके जरिए आप पूरे प्रगति मैदान इलाके कि एक एक पोजीशन को आप रीड कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है वो जान सकते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत आयोजन ये बताता है कि भारत अब वो भारत नहीं रह गया है। हम ग्लोबल पोजीशनिंग में भी बहुत ऊपर उठे हैं, हम सुविधाओं में भी बहुत उठे हैं, और हम आपको ये बताने के लिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं नीरज, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास भी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा ये भी बता दूं, ये जो मुलाकातें होनी है किन मायनों में महत्वपूर्ण है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की कई नेताओं के साथ 1-to-1 मुलाकात होगी, जो तमाम अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये देखिए, जो बैठक प्रस्तावित है 3 दिन में 15 लीडर से मिलेंगे, मोदी करेंगे 1-to-1, यानी इन लोगों से अलग अलग इनकी मुलाकात होनी है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति से, शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश, प्रविंद्र जगन्नाथ प्रधानमंत्री मॉरिशस, इसके अलावा फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री हैं जापान के, प्रधानमंत्री इटली, चांसलर जर्मनी, ये तमाम, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। 9 सितंबर 2023 को इनकी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी से, और 10 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री, कोमोरोस के राष्ट्रपति तुर्की, इसके अलावा नाइजीरिया, ब्राजील, यूएई के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनसे भी 1-to-1 मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। सीधे जैनेंद्र के पास आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र, क्या कूटनीतिक मायने जब इन तमाम वर्ल्ड लीडर से 1-to-1 मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत सारे राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं, और जो G20 है वो देखिए, वो मुख्य तौर पर वहाँ पर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें और विकास से जुड़ी हुई बातें होती हैं, और समावेशी विकास को ध्यान में रखा जाता है। तकनीक का प्रसार जो है वो सब तरफ हो, उसको ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जब 1-to-1 यानी बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता जब होती है दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच, दो देशों के बीच, तो उसमें तमाम पहलू जो है वो शामिल होते हैं। उसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल होती है, उसमें कूटनीति भी शामिल होती है, उसमें डिफेंस शामिल का पहलू शामिल होता है, कई सौदों पर हस्ताक्षर होने होते हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, या फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के साथ, या फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब मिलेंगे, वार्ता होगी, तो उसमें दोनों ही देशों का सामूहिक हित जो है वो केंद्र में होगा। और G20 की अध्यक्षता और G20 की बैठक के साथ साथ ये जो बायलैटरल द्विपक्षीय बैठकें हो रही हैं, इनकी भी कहीं ज्यादा अहमियत है साथ साथ। बिल्कुल। अब अभिषेक उपाध्याय के पास भी जरा चल लेते हैं। अभिषेक, देखिए, जब हम वर्ल्ड में डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो पर्सनल टच का भी बड़ा महत्व होता है। इस लिहाज से क्या बहुत ही अहम है प्रधानमंत्री मोदी की जो ये मुलाकातें होंगी, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात होनी है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की ये खासियत है कि उनके विश्व के जो तमाम ताकतवर नेता हैं उनसे उनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप और बड़ी बात यह है कि रिश्ते अच्छे वहां हैं जहां आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप प्रेसिडेंट पुतिन से देख लीजिए और राष्ट्रपति बाइडेन से देख लीजिए। और बड़ी बात ये इसका हमको झांकी मिली रूस यूक्रेन वॉर में। जितनी बार कवायद की गई कि भारत इसमें पार्टी बन जाए, भारत पार्टी कभी नहीं बना। भारत ने रूस को एग्रेसर कहने से गुरेज किया, और अभी देखिए इसका जब कम्युनिके आएगा ये जो G20 का, उसमें भी ये जो मुझे समझ में आ रहा है, जो बात चल रही है कि उसमें भी शायद इन चीजों का जिक्र ना हो, रूस यूक्रेन वार का और एग्रेसर कहने का। तो ये भारत की खूबी है, और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये खूबी है। और आप फिर से इस बात को गौर करना होगा कि भारत की ताकत समझिए, भारत क्वाड का मेंबर है, भारत ब्रिक्स का मेंबर है, भारत G20 में शामिल है, भारत जो SCO का हिस्सा है, और इनमें से कई ऐसे ग्रुप ऐसे हैं जिनका आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन वहां भी भारत उसको सामंजस्य को बना करके रखे हुए है। तो ये भारत की ताकत है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो आप बात कर रहे थे पर्सनल टच, जिसकी आप बात अभी दोहरा रहे थे, वो इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं उसका एक आशय सीधे तौर पर यह भी निकलता है कि अभी पूरी दुनिया में जबकि इतनी अस्थिरता है,
प्रधानमंत्री मोदी क्या शांति वार्ताओं के लिए एक ब्रिज का काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो G20 की तैयारी हो चुकी है। भारत मंडपम मेहमानों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटोग्राफी होगी और 10 सितंबर को दोपहर के बाद मेहमानों की वापसी होने वाली है। और आइए हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। यानी G20 का पूरा शेड्यूल आपके सामने है। 9 सितंबर की अगर मैं बात करूं, सुबह 9:30 बजे ट्री ऑफ फायर पर मोदी के साथ फोटोग्राफी का आयोजन होगा। सुबह 10:30 बजे समिट हॉल में वन अर्थ पर पहला सेशन होगा और फिर लंच। दोपहर 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। मेहमानों से द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। दोपहर 3 बजे समिट हॉल में वन फैमिली पर दूसरा सेशन है। इसके अलावा देखिए क्या क्या और कार्यक्रम है। शाम 7 बजे डिनर के लिए मेहमान होटल से आएंगे। रात 8 बजे डिनर के दौरान चर्चा होगी और रात 9:10 का वक्त लीडर्स लाउंज में जुटेंगे, फिर वापस होटल जाएंगे। ये 9 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम है उसके बारे में हमने बताया। अब 10 तारीख का कार्यक्रम समझिए जरा। सुबह 8:15 बजे से राजघाट जाएंगे मेहमान, पीस वॉल पर दस्तखत करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। सुबह 9 बजे गांधी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भक्ति गीतों का वहां पर आयोजन किया गया है। सुबह 9:20 मेहमान भारत मंडपम पहुंचेंगे और सुबह 10:15 बजे साउथ प्लाजा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10:30 पर समिट हॉल में वन फ्यूचर पर तीसरा सेशन है और दोपहर 12:30 बजे का वक्त बायलैटरल टॉक्स होनी है और फिर मेहमानों की वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। आइए मैं आपको एक बार फिर से भारत मंडपम लिए चलता हूं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आने वाले जो कुछ घंटे हैं नीरज, पूरे देश की निगाहें भारत मंडपम की तरफ रहने वाली हैं। वहां से क्या और खास जानकारी आप पहुंचाना चाहेंगे दर्शकों तक? देखिए अखिलेश, बिल्कुल पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया की नज़र मंडपम की तरफ रहने वाली है, क्योंकि इस मंडपम में दुनिया की 80% आबादी के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ रहने वाले हैं और वो राष्ट्राध्यक्ष इस दुनिया को कैसे एक परिवार की तरह संजो के रखना, इस पर बात करने वाले हैं। इसलिए इस मंडपम की बड़ी खास बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस मंडपम में कि ये पहली बार होगा कि एक ऐसा आयोजन एक ऐसी जगह पे हो रहा है जो बहुत ही कम समय में तैयार किया गया और अत्याधुनिक सुविधाओं से। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर है ये जहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। यानी कि भारत ने बहुत ही कम समय में इस मंडपम को बनाया है और बनाकर ये दिखाया है कि हम इतने बड़े आयोजन के लिए तैयार हैं और कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो ये एक भारत की ताकत का भी एक बहुत बड़ा नज़ारा है अखिलेश। तो अभी फ़िलहाल जहाँ पे मैं हूँ मंडपम का ये दूसरा हिस्सा है, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, जहाँ पर मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। और ये मीडिया का इंटरनेशनल सेंटर भी उसी मंडपम का हिस्सा है। दरअसल सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया सेंटर को जो मुख्य जो समिट का सेंटर है उससे अलग करके रखा गया है। और यहाँ से अगर वहाँ जाना है आपको तो एक बैटरी कार्ड बनाई गई है, जो बैटरी कार्ड के जरिए आप बैठ के यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको वहाँ पर, खासकर मीडिया को पूरी तरह से वहाँ से अवॉइड किया गया है कि मीडिया वहाँ ना रह के बल्कि दूसरी जगह रखा गया है जहाँ पे सारे वर्क स्टेशन और सबकी चीज़ें इंतज़ाम की गई। तो ये जो समिट है अखिलेश बहुत सारे मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ ग्लोबल पोजिशनिंग में भारत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि भारत मैं समझ गया। अब एक आखिरी सवाल आशीष आपसे है, जरा छोटे में बता दीजिए दर्शकों को कि हमें क्या क्या मिलने जा रहा है इस समिट से। देखिए, जिसका जिक्र सबसे पहले अभिषेक कर रहे थे, मैं फिर से आपका अटेंशन उस ओर इनवाइट करूंगा। देखिए, ये इतना बड़ा ग्लोबल समिट भारत करा रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज़ बनने के लिए, एक ब्रिज बनने के लिए ग्लोबल नॉर्थ के। तो मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। डिप्लोमेटिकली भारत और मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने आएगा और एक बहुत अच्छा नेगोशिएटर के तौर पे भी अपने आप को पेश कर सकता है। देखिए, इतना ह्यूज वर्कफोर्स है इंडिया के पास और इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। तो आशीष वक्त नहीं है, आगे भी इस पर आपसे बात होती रहेगी क्योंकि एबीपी न्यूज पर खास कवरेज लगातार जारी है। शुक्रिया फिलहाल आपका। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नीरज भी थे, जैनेंद्र भी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन G20 पर यह बड़ी कवरेज, खास कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है।